आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि जो पुराना वर्ष था वो बेहतर तरीके से आपने उसको यूटिलाइज किया होगा। यदि किया है तो भी, नहीं किया है यदि वहाँ पे कुछ कमियां रही हैं तो प्रयास करना है कि इस नए वर्ष में, जब हम नए वर्ष में पहुँच रहे हैं, तो इस नए वर्ष में नए बदलावों के साथ और नए जोश के साथ हमें आगे बढ़ना है। लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए जो पहले था। उसी लक्ष्य को लेकर के पिछले वर्ष जो कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए इस वर्ष को बेहतर बनाना है। आप में से कई सारे छात्रों का पिछला वर्ष भी बहुत बेहतर गया है, कई सारी परीक्षाओं में आप सभी ने सफलता पाई है। तो उम्मीद करता हूं कि ये नया वर्ष भी आप सब के लिए, जिनका बेहतर गया है उनके लिए और भी बेहतर साबित होगा, और जिनका बेहतर नहीं गया है कम से कम उनके लिए ये वर्ष बेहतर रहेगा, बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। लेकिन ज़रूरी है उसके लिए कि हम प्रयास करें। जब हम प्रयास अपने स्तर से करेंगे तभी हमारी चीज़ें बेहतर होंगी। तो आज हम एक दृढ़ निश्चय, एक प्रतिज्ञा करते हैं कि इस वर्ष जो भी हमने पुरानी गलतियां की हैं उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं, उन गलतियों से सीख लेते हुए अपनी कमियों को दूर करने पर हम फोकस करेंगे। तो इस सेशन में हम ज़्यादा बातें ना करना चाहते हैं और अपने मुद्दे पर आते हैं। आपको बता दें कि मैंने आपको बताया था लगभग प्रत्येक रविवार को जब हम लाइव आते हैं तो वहाँ पर हम चर्चा करते थे। पिछले लगातार 2 सप्ताह से हम ये चर्चा करते आ रहे हैं कि 1 तारीख से 1 जनवरी 2024 से आपके लिए बेहतर तरीके से कार्यक्रम जो है वो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। और अब ये जो कार्यक्रम है ये निरंतर जारी रहेंगे, मतलब अब ये निरंतर चलेंगे, जिसका मुख्य फोकस 17th BPSC प्री एग्जाम पर होगा, पहला। और दूसरा जो यहाँ पे फोकस हमारा होगा 10+2 का जो एग्ज़ाम है उस पर भी हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो इन 2 एग्ज़ामों के लिए, इन 2 परीक्षाओं के लिए आपका ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा और बहुत यहाँ से आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, एक नए जोश के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए वर्ष के साथ शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा आपको कि पुरानी गलतियों को इस बार दोहराना नहीं है, उन कमियों को दूर करना है और उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है। चलिए एक बेहतर शुरुआत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज के इस सेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा। ये जो सेशन है आप कह सकते हैं ऑल इन वन सेशन है। करंट अफेयर्स बेहतर रूप में आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पे जीएस खंड आपको देखने को मिलेगा, जीके खंड आपको देखने को मिलेगा और मैथ के भी प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो ये 4 चीज़ें आपको प्रत्येक आप कह सकते हो सोमवार से शुक्रवार, प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार में आपको ये सेशन देखने को मिलेगा। 8 बजे से लेकर के अधिकतम 9:30 तक, लगभग 90 मिनट का ये सेशन आपका होने वाला है। अधिकतम 90 मिनट का सेशन ये आपका होने वाला है। और इस 90 मिनट के सेशन में हम करंट अफेयर्स को भी बेहतर करेंगे, जीएस बेहतर करेंगे, जीके बेहतर करेंगे और मैथ को भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज की जो शुरुआत है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जीके खंड से। आज की जो शुरुआत है वो हम जीके खंड से करने जा रहे हैं। और जीके खंड में जो हम देखने वाले हैं, जीके खंड के अंतर्गत जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये करने वाले हैं हम महाद्वीप की। ठीक है, जो विश्व के प्रमुख महाद्वीप हैं उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। और जब प्रमुख महाद्वीप की हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम और आप एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो सबसे पहले जो चर्चा होने वाली है, जो चर्चा प्रारंभ होने वाली है, वो एशिया महाद्वीप से हम चर्चा को प्रारंभ करेंगे। आप जानते हैं एक महाद्वीप पारंपरिक रूप से यदि हम देखें सामूहिक क्षेत्र के रूप में माना जाने वाला भूमि का एक बड़ा हिस्सा होता है, निरंतर द्रव्यमान होता है। और यदि हम देखें तो 7 महाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं। विश्व में 7 महाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले आपको एशिया महाद्वीप याद रखना है। एशिया के बाद आपको अफ्रीका महाद्वीप याद रखना है। अफ्रीका के बाद आपको उत्तर अमेरिका याद रखना है। उत्तर अमेरिका के बाद आपको दक्षिण अमेरिका याद रखना है। दक्षिण अमेरिका के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको यूरोप याद रखना है। यूरोप के बाद आपको क्या याद रखना है? अंटार्कटिका याद रखना है।
ठीक है, ये महाद्वीप हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप आपको देखने को जरूरत है। यहाँ पे याद रखिएगा, यदि आपसे क्रमबद्ध तरीके से पूछ लिया जाए कि भैया सबसे बड़े से सबसे छोटे आकार में बताओ, तो सबसे बड़े से ये चीज़ पता होना चाहिए कि यदि हम दे दें कि महाद्वीपों को सबसे बड़े से छोटे आकार में बरताओ, तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले देखने को मिलता है एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। एशिया के बाद आपको देखने को मिलता है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आपको देखने को मिलता है उत्तर अमेरिका। ठीक है, ये बड़े से छोटे में हम जा रहे हैं। चौथा आपको देखने को मिलता है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका के बाद अगला जो देखने को मिलता है, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अगला है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका हो गया। अंटार्कटिका के बाद अगला देखने को मिलता है यूरोप और अगला देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया। ये आप कह सकते हो कि महाद्वीपों का जो है ये क्रम है, क्षेत्रफल के अनुसार ये क्रम है, बढ़ते से घटते क्रम में हम बढ़े हैं, मतलब और वही क्रम में ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यहाँ पे अंटार्कटिका यदि याद रखते हैं कि भैया एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, तो इसके बाद बाकी आप याद कर सकते हैं। तो ये चीजें होगी। अब चलिए बढ़ते हैं एशिया महाद्वीप की, और एशिया महाद्वीप को हम देखते हैं। आप जानते हैं एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है और कई सारे भागों में विस्तारित है। और जब हम एशिया की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, तो कई सारे संगठन भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। एशिया की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा, एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी, सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, ये आपको पता होना चाहिए, जो मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। एशिया का क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो एशिया का क्षेत्रफल आपको 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो यदि हम बात करें तो ये जो है ये कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% और पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 8.67% देखने को मिलता है। यह दुनिया की आबादी का लगभग 60% हिस्सा रखता है, मतलब विश्व की 60% जो आबादी है वो एशिया महाद्वीप में रहती है। सामान्य शब्दों में यदि हम कहें तो एशिया महाद्वीप जो है पूर्व में, एशिया के पूर्व में यदि हम बात करें तो याद रखिएगा पूर्व में देखने को मिलता है प्रशांत महासागर। एशिया के पूर्व में क्या देखने को मिलता है? प्रशांत महासागर। एशिया के दक्षिण में क्या देखने को मिलता है? दक्षिण में देखने को मिलता है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। एशिया के यदि हम बात करें पश्चिम में क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना, पश्चिम की अभी हम बात करते हैं, लेकिन पश्चिम से पहले उत्तर की बात कर लेते हैं। उत्तर में क्या देखने को मिलता है? आर्कटिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि हम बात करेंगे पश्चिम की, तो यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाता है शुरू। ठीक है, यूरोप का भाग शुरू हो जाता है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन ये 3 जरूर याद रखिएगा कि एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक सागर देखने को आपको, आर्कटिक महासागर आपको देखने को मिलता है। इन्हीं से ये घिरा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सार्क की। आप जानते हैं सार्क के बारे में कि सार्क जो देखने को मिलता है यह भी एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उन्हीं से मिलकर ये संगठन बना है। तो सार्क के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए है। हालांकि हम सार्क के बारे में आपको अलग से पढ़ाएंगे तो वहाँ से जानकारी देंगे, लेकिन एशिया में यदि हम बात करें भैया सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, क्योंकि ये सभी एशिया के पार्ट हैं, तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया, साथ ही साथ मालदीव आपका हो गया। तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? ये सार्क के मेंबर हैं। तो सार्क के मेंबर कौन कौन से हैं? मालदीव हो गया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। मतलब आपको भारत के बीचों बीच खड़ा हो जाना है और जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बात करना है। अब एक प्रश्न यह भी बनता है कि सार्क का हेडक्वार्टर क्या है, तो याद रखिएगा सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? काठमांडू में देखने को मिलता है। तो हमने देख लिया कि एशिया से संबंधित एक संगठन के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हम देखने जा रहे हैं
वो हम देखने जा रहे हैं ईस्ट एशिया के बारे में, पूर्व एशिया। क्योंकि एशिया जो है ना ये कई भागों में बटा हुआ है, एशिया कई भागों में बटा हुआ है। जैसे पूर्व एशिया हो गया, ठीक है, पश्चिम एशिया हो गया, मध्य एशिया हो गया, ठीक है, मध्य एशिया हो गया, उत्तर एशिया हो गया। तो इस तरह से कई भागों में बटा है, उन्हीं को हम देखने वाले हैं। अब जैसे हम ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, पूर्वी एशिया की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सारा रीजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, भारत को निकाल दो इसमें से, भारत को बाहर कर दो, और भारत को बाहर करने के बाद ये जो आपको चाइना वाला ये जो भाग आपको देखने को मिलता है, ये सभी किस में आता है, म्यांमार को भी आप से बाहर कर दो, ठीक है, तो ये किस में आता है, म्यांमार को भी बाहर आप कर दो और इस रीजन को भी बाहर कर दो। मतलब ये जो चाइना को आप ले लो, चाइना के साथ ये जो आपको देखने को मिलता है जापान देख ले लीजिए, ठीक है, जापान के साथ साथ आपको कोरिया वाला भाग ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं भैया पूर्व एशिया के अंतर्गत। तो पूर्व एशिया में क्या क्या हो गया, जैसे चीन हो गया, मंगोलिया आपका हो गया, ठीक है, आपका जापान हो गया, कोरिया प्रायद्वीप पूरा का पूरा पूर्व एशिया में आता है। तो ये सभी पूर्व एशिया के भाग हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये ताइवान आपका हो गया, तो ये सभी किसके भाग हैं, ये सभी पूर्व एशिया के भाग हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ताइवान से लेकर के ये सारी चीज़ें पूर्व एशिया का भाग हैं, ठीक है। अब पूर्व एशिया में कौन कौन से देश होंगे ये आपने देख लिया। पूर्व एशिया के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है आपको सेंट्रल एशिया, ठीक है। पूर्व एशिया के बाद पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया देखने को मिलता है, वेस्टर्न एशिया देखने को मिलता है। और जब हम पश्चिम एशिया की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं। पश्चिम एशिया की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले ईरान आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ईरान के बाद सऊदी अरब आपको देखने को मिलता है, सऊदी अरब के बाद ओमान देखने को मिलता है, ओमान के बाद यमन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यमन के बाद इराक आपको देखने को मिलता है, इराक के बाद आपको यहीं पे सीरिया देखने को मिलता है, ठीक है। लेबनान आपको देखने को मिलता है, इसराइल आपको देखने को मिलता है, फिलिस्तीन आपको देखने को मिलता है, साइप्रस आपको देखने को मिलता है, टर्की आपको देखने को मिलता है, ठीक है। टर्की के साथ साथ यहाँ पे यदि हम बात करें तो बस यहीं तक आता है, टर्की तक आपका जो ये रीजन है ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपका आ जाता है आपके इसमें जॉर्जिया भी ले लीजिए और अजरबैजान ले लीजिए। तो ये सब किस में आगे, ये सब आगे पश्चिम एशिया के अंतर्गत, हालांकि इन लोगों का कुछ हिस्सा जो है मध्य एशिया में भी आता है। तो प्रमुखता से यदि पूछ लिया जाए कि पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश हैं, तो प्रमुखता से ईरान हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, फिलिस्तीन, इसराइल, लेबनान, साइप्रस, टर्की का कुछ भाग यूरोप में भी आता है। तो ये सभी एशिया के पार्ट आते हैं, किसमें, पश्चिम एशिया के अंतर्गत ये देश आते हैं। पश्चिम एशिया के बाद जब हम बढ़ते हैं तो बात आती है सेंट्रल एशिया, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। मध्य एशिया की जब आप बात करते हो भैया तो आप देखोगे कि मध्य एशिया में सबसे पहले क्या आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये सभी किसमें देश आ रहे हैं, ये सभी देश आ रहे हैं सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया के अंतर्गत, ये देश आपके आ रहे हैं। तो याद रखिएगा मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, मध्य एशिया के अंतर्गत ये जो हाईलाइटेड देश हैं ये सभी मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी किस में आ गए, ये सभी मध्य एशिया के अंतर्गत आ गए। मध्य एशिया के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है उत्तर एशिया या नॉर्थ एशिया, नॉर्थ एशिया। अब नॉर्थ एशिया में कौन कौन से आते हैं इसकी हम यदि बात करें कि भैया नॉर्थ एशिया में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो भाग आता है वो आता है रसिया का, ठीक है। रसिया का बहुत बड़ा भाग इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ये ब्लैक सी है, ठीक है, कैस्पियन सागर है, ये सभी सीमा बनाते हैं, अरल सी हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग ये हो गया रसिया, फिर कजाकिस्तान का कुछ भाग इसी में आ जाता है, मंगोलिया का भी कुछ भाग इसमें आता है, और उज्बेकिस्तान हो गया, इनका भी कुछ भाग आता है जो नॉर्थ एशिया के अंतर्गत आता है। तो ये नॉर्थ एशिया की बात हमने कर ली। नॉर्थ एशिया के बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एशिया पूरा हमने देख लिया,
ठीक है, कि एशिया के अंतर्गत कौन कौन से रीजन आते हैं, कितने भागों में इसका वर्गीकरण देखने को मिल रहा है। अब एशिया से जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, एशिया से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उनकी बात हम करने जा रहे हैं। एशिया से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उनमें से सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो देखने को मिलता है एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा चीन। ठीक है, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो चीन में देखने को मिलती है और इसी का नाम है यांगत्जी। क्या नाम देखने को मिलता है? यांगत्जी नाम देखने को मिलता है। यांगत्जी नदी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें? ये आपको देखने को मिलता है चीन में। इसके बाद आता है कि एशिया में सबसे लंबा रेलवे। तो एशिया में जो सबसे लंबा रेलवे है, एशिया में सबसे लंबा रेलवे, एशिया में सबसे लंबा रेलवे, तो एशिया में जो सबसे लंबा रेलवे देखने को मिलता है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्या देखने को मिलता है? ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे देखने को मिलता है। कहाँ तक जाता है? मॉस्को से जाता है व्लादिवोस्तोक तक। कहाँ तक जाता है? मॉस्को से जाता है कहाँ तक? व्लादिवोस्तोक तक। ठीक है, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक ये जाता है। इसकी कुल लंबाई 9,289 किलोमीटर देखने को मिलती है। 9,289 किलोमीटर देखने को मिलती है। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। दोनों स्थान आपको रूस में ही देखने को मिलते हैं। तो ये एशिया का सबसे लंबा जो रेलवे आप कह सकते हैं यही देखने को मिलता है। एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की यदि बात करें, एशिया की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें यदि, तो आज की तिथि में याद रखिएगा गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है यह एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर कहाँ पे है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला आपको देखने को मिलता है, यदि इसी में भविष्य का पूछ लिया जाए तो एक हुबली में बन रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म। वो बताया जा रहा है कि जब बनकर तैयार होगा तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन अभी की तिथि में गोरखपुर ही है। इसके बाद बात आती है एशिया में सबसे लंबा नदी बांध। सबसे लंबा नदी बांध, सबसे लंबा नदी बांध, सबसे लंबा नदी बांध जो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? एशिया की बात हो रही है तो एशिया में जो सबसे लंबा नदी बांध देखने को मिलता है वो है महानदी पर। कहाँ पे है? महानदी पर। और महानदी पर जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध है कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अगला जैसे पूछ लिया जाए एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बाद यदि हम आगे बढ़ें तो एशिया की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील की बात करें तो सबसे बड़ी झील आपको देखने को मिलता है कैस्पियन सागर। क्या देखने को मिलता है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एशिया की सबसे, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसके बाद अगला जो फैक्ट एशिया से संबंधित है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एशिया में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यदि पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? एशिया में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा
ज्वालामुखी। तो एशिया में जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, यदि हम उसकी बात करें तो एशिया में सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है उसका नाम है माउंट दमाबंद। क्या नाम है? माउंट दमाबंद। और माउंट दमाबंद है कहाँ पे? तो याद रखना है, माउंट दमाबंद जो देखने को आपको मिलता है ये ईरान में देखने को मिलता है, और इसकी जो ऊंचाई है 5610 मीटर आपको देखने को मिलती है। तो एशिया में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट दमाबंद कहाँ पे है? ईरान में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे? एशिया में। तो एशिया में सबसे बड़े मरुस्थल की यदि हम बात करें तो आपका आता है गोबी मरुस्थल। क्या आता है? गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे है गोबी मरुस्थल? इसका कुछ भाग चीन में है, ज़्यादातर इसका जो भाग है वो है मंगोलिया, और मंगोलिया वही देश है जिसको चंगेज खां का देश कहते हैं। याद रखिए, चंगेज खां, ठीक है, महान शासक था चंगेज खां, वो कहाँ का था? मंगोलिया का था। ठीक है, इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो बात आती है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप तो याद रखिएगा बोर्नियो द्वीप। कौन सा है? बोर्नियो द्वीप जो है कहाँ पे है? यह है आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। इंडोनेशिया का जो बोर्नियो द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर बात आता है देश के बीच सबसे लंबी सीमा कहाँ पे है। तो किन दो देशों के बीच एशिया में सबसे लंबी सीमा है? तो एक है कजाकिस्तान और दूसरा है रूस। रूस और कजाकिस्तान की जो बीच सीमा है ये सबसे लंबी सीमा है, और इसकी लंबाई है 7644 किलोमीटर। मतलब रूस और कजाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो लगभग 7644 किलोमीटर की सीमा देखने को मिलती है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यदि पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये देश है रूस। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस एशिया का सबसे बड़ा देश है, लगभग 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर ये फैला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो याद रखना है एक द्वीप है, भारत में ही है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ लिया जाए तो माजुली द्वीप। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये याद रखना है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। यदि सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया जाए एशिया में तो बोर्नियो द्वीप, लेकिन नदी शब्द जुड़ गया तो माजुली द्वीप बताना है, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये आपको याद रखना है। एशिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो याद रखना है इसका नाम है मरीना बीच। मरीना बीच, और मरीना बीच कहाँ पे है? चेन्नई में है। तो मरीना बीच चेन्नई एशिया का सबसे बड़ा समुद्री बीच है, ये आपको पता होना चाहिए। लगभग 12-13 किलोमीटर इस बीच की लंबाई है। ठीक है, तो ये एशिया से जुड़े हुए फैक्ट थे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब एशिया से जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में जब हम जुड़ेंगे तो एशिया के साथ साथ एशिया के जो फैक्ट बचे हैं, ठीक है, एशिया के जो फैक्ट बचे हैं उनके साथ साथ हम फिर अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा करेंगे। ठीक है, अफ्रीका की चर्चा करेंगे। एशिया हम समाप्त करके फिर हम अफ्रीका की चर्चा करेंगे। अब ये तो बात हो गई किस बात की? जीके के सेशन की। जीके के सेशन के बाद अब हम बढ़ते हैं करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स को भी हम बेहतर तरीके से अब देखेंगे आज, और उम्मीद करता हूँ इससे आप संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। अब हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स भैया देखो दो तरह से पढ़ाया जाता है करंट अफेयर्स। एक तो हो गया क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में, कि क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लगातार काम करते हुए जा रहे हैं। पहला प्रश्न 4 विकल्प आपको दे दिया, A, B, C, D, आपने भी रट लिया। लेकिन सेकंड जो फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है वो होता है कि टॉपिक वाइज, कि आज के दिन के कौन कौन से टॉपिक हैं जो चर्चा में हैं, उन टॉपिक की बात कर लिया जाए, उनसे लिंक करके जो अन्य टॉपिक हैं उनकी बात कर लिया जाए, और इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी चर्चा कर लिया जाए। और मेरे नज़रिए में ये वाला तरीका सबसे बेहतर है, और इसी तरीके को मैं जारी रखना चाहता हूँ। बाकी आप यदि चाहते हैं सुधार तो ज़रूर बताइएगा।
सबसे पहले जो यहाँ पे आज का हमारा पहला टॉपिक है उसकी जब बात करते हैं तो बात आती है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की बात हो रही है। आपको बता दें कि दूसरी बार इसका आयोजन किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरी बार इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन किया क्यों गया? क्योंकि आप जानते हैं वर्ष 2023 को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। और मैंने बताया था, ठीक है, क्या घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। इसको क्या घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। इसीलिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 दूसरी बार भारत में मनाया गया। और इसका मनाने का उद्देश्य था कि मोटा अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करना। और क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है या जो हमारे इस तरह के संगठन हैं, तो वो लोग अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को मनाएं, इसीलिए इसको घोषित किया गया था। तो याद रखना है, वर्ष 2023 को हमने किस रूप में मनाया है? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया है। अब ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम हुआ, इसमें क्योंकि बहुत सारे देश भाग लिए होंगे, तो कोई देश ऐसा रहा होगा जो फोकस देश रहा होगा, कोई देश ऐसा रहा होगा जो भागीदार देश रहा होगा, ठीक है, कोई देश भागीदार देश रहा होगा, ठीक है, कोई इसका विषय भी रहा होगा। तो विषय की सबसे पहले हम बात करें तो इसका विषय था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। क्या था? समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, ठीक है, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण इसका विषय था। भागीदार देश की बात करें तो इसमें भागीदार देश था नीदरलैंड। क्या था? नीदरलैंड्स भागीदार देश था। फोकस देश की बात करें तो फोकस देश इसमें था जापान। तो याद रखिए, फोकस देश कौन था? जापान। भागीदार देश नीदरलैंड और विशेष समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी से जोड़ के, क्योंकि बात हो रही है वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम की, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया। तो भैया फूड प्रोग्राम है या कोई भी प्रोग्राम है तो लेबर तो उसके लिए आवश्यक होता ही है, तभी कोई भी मशीनरी सफल होती है या कोई भी इंडस्ट्री सफल होती है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री क्यों ना हो, इसमें भी लेबर की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बात कर लेते हैं ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस की। किसकी बात करेंगे? ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस की हम बात करने जा रहे हैं। पहले जो प्रश्न जिस टॉपिक की हमने चर्चा की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 2023, पहला तो यही पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आप बताओगे इसका आयोजन हुआ भारत मंडपम में। कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम। और भारत मंडपम की जब बात करते हैं, कहाँ पे है ये? प्रगति मैदान में है। प्रगति मैदान कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया, जो कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इतनी जानकारी आपको हो गया। यदि पूछ लिया जाए कि वर्ष 2023 को हमने किस रूप में मनाया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में हमने मनाया है। अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आप बताओगे इसका आयोजन हुआ रियाद में। रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरब में। पहली चीज कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? रियाद, सऊदी अरब में इसका आयोजन देखने को मिलता है। क्यों किया गया? श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। जो विशेष रूप से आप जानते हैं खाड़ी के जो देश हैं, बहुत भारी मात्रा में जो श्रमिक हैं वो भारत से जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान से जाते हैं, ठीक है, नेपाल से जाते हैं। तो बहुत सारे संख्या में जो श्रमिक हैं, लाखों की संख्या में श्रमिक भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से खाड़ी देशों में जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है? श्रमिकों के जो हित होते हैं उनका हनन होता है, उनका हनन किया जाता है। बहुत सारी समस्याएं उनको देखने को मिलती हैं, विशेष रूप से जो ब्लू कॉलर वाले जॉब हैं, ठीक है। ब्लू कॉलर वाली जॉब मतलब लेबर वर्क की जॉब, चाहे आप कारपेंटर का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारा आपके अधिकारों का हनन
होता है, ऐसा देखा गया है। तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट, जो ग्लोबल लेबर मार्केट जो कॉन्फ्रेंस है, ये विशेष रूप से जो इसका आयोजन रियाद में किया गया सऊदी अरब में, ये श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया कि किस प्रकार से हम श्रमिकों के जो अधिकार हैं उसको हम सुरक्षित रखेंगे, जो भेदभाव उनके साथ होता है वहाँ के स्थानीय श्रमिक में और बाहर के श्रमिकों में, उसको हम कम करने का प्रयास करेंगे। तो उसको लेकर के ये सम्मेलन जो है या ये समिट जो है वो रियाद में आयोजित की गई। अब आपको जब हम सऊदी की बात कर रहे हैं तो कुछ जानकारी और अतिरिक्त दे देते हैं। पहले सऊदी की राजधानी क्या है? रियाद। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो सऊदी रियाल यहाँ की मुद्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि रियाद की जब हम बात कर रहे हैं या सऊदी की जब बात कर रहे हैं, इनका एक गैस फील्ड है जिसको बोलते हैं डोरा गैस फील्ड। क्या बोलते हैं? डोरा गैस फील्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। डोरा गैस फील्ड क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो डोरा गैस फील्ड है ये विवाद का विषय था। पहले दो देशों के मध्य, सऊदी और कुवैत के मध्य विवाद का विषय था, फिर इन दोनों ने इस विवाद को सुलझाया। अब एक तीसरा देश भी इसमें आ गया है, वो देश है ईरान, जो कहता है कि ये डोरा गैस फील्ड है, इस पर हमारा अधिकार है और हम इसको अर्स नाम से जानते हैं। मतलब ईरान इसको अर्स गैस फील्ड कहता है और कहता है कि इसमें हमारा भी हिस्सा है। तो यह भी याद रखिएगा कि भैया डोरा गैस फील्ड किन देशों के मध्य विवाद का विषय है? तो सऊदी, कुवैत और ईरान के मध्य ये विवाद का विषय है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में एक विशेष प्रकार की बिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं हदफ। ये एक कैट होती है, एक बिल्ली होती है और इसको डेजर्ट कैट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मरुस्थल में पाई जाने वाली बिल्ली की एकमात्र प्रजाति है, ये भी याद रखना है। हदफ कैट के बारे में याद रखना है कि कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है सऊदी अरब से। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और अभी आपने जीके सेशन में पढ़ा, जब आपने पढ़ा जीके सेशन में पश्चिमी एशिया के बारे में, तो आपने देखा कि इस तरह से ये सऊदी अरब का बॉर्डर है, यहाँ पे यमन, ओमान आ गए। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको देखने को मिलता है, संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जिसको बोलते हो रेड सी। क्या बोलते हो? लाल सागर। लाल सागर, और लाल सागर की जो सीमा है वो सऊदी अरब से लगती है, ये देखने को आपको मिलता है। अब जब सऊदी अरब की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक जानकारी आपको और होना चाहिए। लाल सागर की बात कर रहे हैं तो लाल सागर के इधर जो देश आपको देखने को मिलता है उनमें से एक देश है मिस्र। ठीक है, या इसी को बोलते हैं आप इजिप्ट। मिस्र या इजिप्ट आप इसको बोलते हैं। मिस्र और इजिप्ट जो देश है इसको बोला जाता है नील नदी का वरदान। क्या बोला जाता है? नील नदी का वरदान। और जब नील नदी की बात करते हैं तो नील नदी की दो शाखाएं होती हैं, एक है वाइट नाइल और एक है ब्लू नाइल। ठीक है, वाइट नाइल और ब्लू नाइल। वाइट नाइल और ब्लू नाइल जहां पे जाके मिलती हैं उस स्थान का नाम है खार्तूम। क्या नाम है? खार्तूम नामक का स्थान पे ये जाके आपस में मिलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाइट नील और ब्लू नील जाके कहाँ मिलती हैं? खार्तूम नामक का स्थान पे आपको जाके देखने को मिलता है, मिलती हैं। अब आपसे होमवर्क में पूछ रहा हूँ कि व्हाइट नील का उद्गम कहाँ से होता है और ब्लू नील का उद्गम कहाँ से होता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। हम सऊदी अरब से होते हुए मिस्र तक क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि मिस्र इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है मिस्र? क्योंकि मिस्र में एक बार फिर से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, इनका नाम क्यों याद रखना है? अब्देल फतेह अल सीसी का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये मिस्र के क्या हैं? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। याद रखना है, ये मिस्र के क्या हैं? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अब्देल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और मिस्र के दूसरी बार या ये शायद तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। पहले ये सेना प्रमुख होते थे, फिर वहाँ से इन्होंने तख्ता पलट किया था, जो इनकी निर्वाचित सरकार थी उसको तख्ता पलट किया था और उसके बाद से लगातार ये सत्ता पे कायम है। 80% से ज़्यादा जो मत हैं वो इनको प्राप्त हुए हैं। 80% से ज़्यादा जो मत हैं वो इनको प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा एक बार फिर से, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। आज का दूसरा हमारा टॉपिक हमारा है रैपिड एक्स के बारे में। रैपिड एक्स के बारे में, या इसी को आप कह लीजिए नमो भारत। इसका नया नाम हो गया है नमो भारत।
तो नमो भारत क्योंकि नया नाम इसको मिला है इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, नमो भारत। तो रैपिड एक्स की जब हम बात करते हैं तो जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड यूनिट सिस्टम था, रीजनल रैपिड यूनिट सिस्टम, ठीक है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड यूनिट सिस्टम जो है, जिसको बोलते थे RRTS, ठीक है, इसका नाम दिया गया था रैपिड एक्स और अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है नमो भारत ट्रेन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो रैपिड एक्स या नमो भारत ट्रेन है इसके कोच कहाँ तैयार हो रहे हैं, क्या भारत में तैयार हो रहे हैं? जी हाँ, भारत में तैयार हो रहे हैं। कहाँ पे? गुजरात राज्य में तैयार हो रहे हैं। एक स्थान यहाँ पे पड़ता है जिसका नाम है सांवली। तो गुजरात के सांवली नामक स्थान पर ये आपको देखने को मिलता है। 82 किलोमीटर, याद रखना है, 82 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और दिल्ली से मेरठ को ये जोड़ता है, ठीक है, दिल्ली से मेरठ को ये जोड़ता है। 82 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इस पे बताया गया है कि जो स्पीड होगी ट्रेन की, इस रैपिड एक्सप्रेस की, वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम स्पीड यहाँ पे हो सकती है। इसको लेकर के कई सारी संस्थाओं ने फंड किया, जैसे ADB ने फंड दिया, AIIB संस्था है, इन्होंने फंड दिया। तो कई सारी संस्थाओं ने फंड दिया है, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो, इन सभी ने यहाँ पे फंडिंग की है। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इतना याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए रैपिड एक्स जो ट्रेन है या नमो भारत ट्रेन है किन दो स्थानों के बीच चलाई गई है, तो दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई गई है। इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बताओगे 82 किलोमीटर है। इनके कोच कहाँ बन रहे हैं, तो आप बताओगे कि सांवली गुजरात में। चलो अब देखते हैं अगला टॉपिक संख्या 3। टॉपिक संख्या 3 की बात कर रहे हैं। टॉपिक संख्या जो 3 है ये संबंधित है नेपाल से। नेपाल की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया, ठीक है, इतनी जानकारी पता होना चाहिए। नेपाल की जब हम बात करते हैं तो भारत के कुछ राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल से। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेपाल चर्चा में है तो आइए नेपाल क्यों चर्चा में है उसको देख लेते हैं। यहाँ का एक नेशनल पार्क है, कई बार मैंने बताया है आपको, जिसका नाम है चितवन नेशनल पार्क। और चितवन नेशनल पार्क जो है ये भारत के बिहार राज्य के वाल्मीकि नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? वाल्मीकि नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि एक सिंघी जो गैंडे हैं, एक सिंघी गैंडे जो हैं ये बहुतायत मात्रा में चितवन में पाए जाते हैं। अभी एक नई गणना जारी की गई है, उसमें बताया गया है कि चितवन में एक सिंघी गैंडों की आबादी बढ़ी है, उसी के संदर्भ में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो चितवन नेशनल पार्क कहाँ पे है? नेपाल में देखने को मिलता है, नेपाल के तराई में देखने को मिलता है। बिहार से लगा हुआ जो क्षेत्र है, चंपारण का जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इनका और एक नेशनल पार्क है बर्दिया नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा, बर्दिया नेशनल पार्क, ये भी महत्वपूर्ण है। तो चितवन नेशनल पार्क कहाँ से संबंधित है? नेपाल से संबंधित है, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। एक सिंघी गैंडों की यहाँ पे बहुतायत मात्रा में आबादी आपको देखने को मिलती है। अब इसके बाद आपको बता दें कि एक सिंघी गैंडों की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में या पूरे विश्व में जो एक सिंघी गैंडे हैं वो काजीरंगा में आपको देखने को मिलते हैं, मानस में आपको देखने को मिलते हैं और जल्दापाड़ा में देखने को मिलते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एक सिंघी गैंडे यदि पूछ लिया जाए किस स्थान पे देखने को मिलेंगे तो आपको जाना पड़ेगा असम राज्य में। और असम राज्य का चाहे काजीरंगा हो या मानस हो, इन दोनों नेशनल पार्क में आपको एक सिंघी गैंडे बहुतायत मात्रा में देखने को मिलते हैं। आप कह लीजिए विश्व के 2/3 एक सिंघी गैंडे आपको सिर्फ इन्हीं 2 नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क है, यहाँ पर भी एक सिंघी गैंडे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नेपाल का जैसे चितवन है, यहाँ पर भी एक सिंघी गैंडे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यदि आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो सड़कों पर आपको एक सिंघी गैंडे आसानी से देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे हमने देखा कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में एक संस्था है
सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है काठमांडू में, ठीक है। यहीं पर सॉरी एक यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है जिसका नाम है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। क्या देखने को मिलती है? त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी भी इस समय चर्चा में है, क्यों? क्योंकि इनका 49वां दीक्षांत समारोह मनाया गया था, ठीक है। 49वां दीक्षांत समारोह मनाया गया था, और जो इनका 49वां दीक्षांत समारोह था, इसने रिकॉर्ड बनाया है। किस बात का रिकॉर्ड बनाया है? इसने रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने की। लगभग 24,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए दीक्षांत समारोह में, और ये गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया। कहाँ पे नाम दर्ज हुआ? गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। क्यों दर्ज हुआ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का नाम? क्योंकि दीक्षांत समारोह में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 24,000 लोग सम्मिलित हुए हैं। अब हम नेपाल की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा नेपाल के साथ एक सैन्य अभ्यास भी हम करते हैं जिसका नाम है सूर्य किरण, ठीक है। और सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो है अभी हाल ही में पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ था। कहाँ पे संपन्न हुआ था? पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ था। पिथौरागढ़ कहाँ पे है? तो याद रखना है पिथौरागढ़ कहाँ पे है? नेपाल में आपको उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाता है। तो पिथौरागढ़ में यह अभ्यास संपन्न हुआ था, ठीक है। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में जो संख्या थी उसकी मैं बात करूं कि कितने लोग उपस्थित हुए थे, तो जो ये रिकॉर्ड बना है इसमें ऐसा बताया गया कि इस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 26,000, ठीक है, 26,000 लोग जो है ये यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं, ठीक है। अब जब हम नेपाल की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें यहीं पर हम और देख लेते हैं। तो सबसे पहले पिछला जो हमने टॉपिक देखा, इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न, एक सिंगी गैंडों की सबसे ज़्यादा आबादी किस देश में देखने को मिलती है? आपका जवाब होगा भारत। भारत में एक सिंगी गैंडे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? आपका जवाब होगा असम, ठीक है। एक सिंगी गैंडों के लिए कौन सा नेशनल पार्क है जो भारत से संबंधित है? काजीरंगा, मानस और जल्दापाड़ा, याद रखना है आपको, ठीक है। काजीरंगा सबसे प्रमुख है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताएंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू में। यदि आपसे पूछ लिया जाए त्रिभुवन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो आप बताएंगे काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप बताएंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में आपको देखने को मिलता है। तो कुछ ये जो जानकारियाँ हैं ये आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम भारत नेपाल की बात करने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले जब हम देख रहे हैं भारत नेपाल की बात, आप जानते हैं बहुत सारे नेपाली लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। भारत के बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में रहते हैं, यूरोप के देशों में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट का क्या नाम है? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने जारी किया है। इसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 ये है क्या भैया? विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 शीर्षक के अंतर्गत जो ये रिपोर्ट जारी हुई, इसने बताया कि जो प्रेषण है, प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो देश है वो है भारत। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रेषण किसको प्राप्त हो रहा है? भारत को। जो लोग प्रेषण ना समझ पा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जैसे हमारे कुछ लोग सऊदी में काम करते हैं, ठीक है, हमारे कुछ लोग यूएई में काम करते हैं, हमारे कुछ लोग अमेरिका में काम करते हैं, हमारे कुछ लोग होंगे जो यूरोप में काम करते होंगे, ठीक है, हमारे कुछ लोग होंगे जो अफ्रीका में काम करते होंगे। तो जो भारतीय मूल के लोग हैं या जो भारतीय हैं जो अन्य देशों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब इनको सैलरी मिलती है तो ये अपने परिवार के लोगों को भी भेजते हैं पैसा, परिवार के लोगों को भी ये धन भेजते हैं, और जो परिवार के लोगों को ये धन भारत भेजते हैं उसी को बोला जाता है प्रेषण। तो भारत जो है ये प्रेषण प्राप्त करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है, टॉप पर है। सबसे ज़्यादा प्रेषण कहाँ से प्राप्त हो रहा है? यदि पूछ लिया जाए, भारत प्रेषण तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा भारत में कहाँ से भेजा जा रहा है? तो सबसे ज़्यादा पैसा भारत में भेजा जा रहा है अमेरिका से। दूसरे स्थान पे आपका आता है सऊदी अरब। तो याद रखिएगा, प्रेषण सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त हो रहा है? भारत को प्राप्त हो रहा है। लेकिन भारत को जो प्रेषण प्राप्त हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किस देश का है? सबसे ज़्यादा अमेरिका से हमें मिल रहा है, और फिर सऊदी अरब से मिल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये लगभग हो जाते हैं 125 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद यदि पूछ लिया जाए आपसे
बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि ये जो प्रेषण प्राप्त होता है ये आपकी जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो याद रखिएगा, जो हमें प्रेषण प्राप्त होता है ये हमारे जीडीपी का सिर्फ 3.5% हिस्सा ही है। सिर्फ हमारे जीडीपी का 3.5 से 4%, मान लो कि 3.5 से 4% हिस्सा ही है ये हमारे जीडीपी का जो हमें प्रेषण प्राप्त होता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, कुछ द्वीपीय देश हैं, जहाँ की जीडीपी का लगभग 40 से 50% जो हिस्सा है वो प्रेषण से प्राप्त होता है। मतलब यदि यही लोग जो बाहर काम कर रहे हैं इन देशों के, जहाँ 40 से 50% आ रहा है, वो केवल 1 महीना भेजना बंद कर दें या वो अपने घर वापस आ जाएं तो उस देश में आर्थिक संकट देखने को मिल सकता है। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखो यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है भैया, शायद ही आपको निःशुल्क कहीं पे ये जानकारी मिले, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो हमें प्रेषण मिल रहा है वो मिल रहा है यूएसए से। यूएसए से हमें सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्त हो रहा है। तो आपको कुछ जानकारी यूएसए से संबंधित मैं बता देता हूँ। फीफा आप जानते हैं क्या है? फीफा एक गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, गवर्निंग बॉडी है। किसकी गवर्निंग बॉडी है? फुटबॉल की। फीफा क्या है? फीफा फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। और आपको बता दें कि फीफा का जो क्लब वर्ल्ड कप होना है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो होगा ये होगा 2025 में। और 2025 में कहाँ पे होगा? ये 2025 में यूएसए में आपको देखने को मिलता है। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 में यूएसए में आपको देखने को मिलता है, जिसमें 32 टीमें हिस्सा लेंगी। कितना? 32 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2023 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, तो आप बताएंगे जेद्दा शहर में। ठीक है, जेद्दा शहर में 2023 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए फीफा अंडर 20, फीफा अंडर 20 कहाँ पे होगा, तो याद रखना है फीफा अंडर 20 की जब हम बात करेंगे तो फीफा अंडर 20 यदि मेंस की बात होती है, याद रखिएगा यहाँ पे, यदि फीफा अंडर 20 की बात कर लिया जाए तो अंडर 20 दो तरह का होता है। हर कोई गेम दो तरह का होता है, एक होता है पुरुषों का और एक होता है महिलाओं का। ठीक है, पुरुषों का और महिलाओं का। पुरुषों वाले में यदि हम बात करें तो ये 2025 में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? चिली में देखने को मिलेगा। ठीक है, महिलाओं वाला यदि हम बात करें तो 2026 में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? पोलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पोलैंड और चिली में ये आपको देखने को मिलते हैं। और जब हम चिली की बात कर रहे हैं, एक चीज़ यहाँ पे जरूर याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, तो या ISA का ये 95वां देश बना था। याद रखिएगा, ISA का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये 95वां देश बना था। कौन? चिली। 96वां देश की बात करें तो 96वां जो देश था वो बना था हंगरी। ठीक है, 96वां जो देश था वो बना था हंगरी और 95वां जो देश था वो बना था चिली। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश चिली और 96वां देश हंगरी बना था। अब ISA है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या? तो याद रखिएगा, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो बात आती है भारत और फ्रांस की। किसकी बात आती है? भारत और फ्रांस की बात देखने को मिलती है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। इसमें क्या था? इसमें ये था कि ये विषुवत रेखा है आपकी, ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है, और ये आपकी मकर रेखा है। तो इसमें था कि भैया ऐसे देश जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं, क्योंकि यही जो देश हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हैं, यहीं पर सूर्य लंबवत चमकता है और सूर्यातप सबसे ज़्यादा यहीं पर आपको देखने को मिलता है। सूर्यातप सबसे ज़्यादा यहीं पर आपको देखने को मिलता है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। तो ऐसे जो देश जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में हैं, जहाँ पर सूर्यातप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसे देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया जाए जिनमें हम सौर ऊर्जा को लेकर के काम करेंगे, सोलर पैनल को लेकर के काम करेंगे, और जो हमारी ऊर्जा होगी वो नवीकरणीय जो स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत का एक प्रकार ही है सौर ऊर्जा, उसके माध्यम से हम ऊर्जा बनाएंगे। तो ये फोकस था कौन से देश? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, जहाँ पे सूर्यातप का
सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हम आ रहे हैं आर्कटिक पर। आप जानते हैं चाहे हम आर्कटिक की बात करें या हम अंटार्कटिक की बात करें, ठीक है, आर्कटिक या अंटार्कटिक की हम बात करें तो आपको पता होगा कि आर्कटिक में भी और अंटार्कटिक में भी दोनों जगह हमारे रिसर्च स्टेशन देखने को मिलते हैं। दोनों जगह हमारे रिसर्च स्टेशन देखने को मिलते हैं। यदि हम सबसे पहले आर्कटिक की बात करें तो आर्कटिक में हमारा जो रिसर्च स्टेशन है इसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम देखने को मिलता है? हिमाद्री आपको देखने को मिलता है। हिमाद्री जो रिसर्च स्टेशन है वो आपको देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे है? नॉर्थ पोल में है, उत्तरी ध्रुव पर है। कहाँ पे, किस देश के अंतर्गत आता है जहाँ पे ये हमारा है? तो नॉर्वे के अंतर्गत वो लैंड आता है जहाँ पे हमारा रिसर्च स्टेशन देखने को मिलता है। कब स्थापित किया गया था? 2008 में स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा हिमाद्री जो रिसर्च स्टेशन है ये आर्कटिक में हमारा जो रिसर्च स्टेशन है वो है, और ये नॉर्वे की भूमि पर आपको देखने को मिलता है। वर्ष 2008 में इसको हमने बनाया था। ठीक है, अब एक दूसरा आप जानते होंगे जिसके बारे में कई बार मैंने बताया है, अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक में भी हमारे रिसर्च स्टेशन है और हमारे वैज्ञानिक अभी हाल ही में अंटार्कटिक में जो हमारे रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि इस समय सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में है और वहाँ का जो मौसम है वो अनुकूल है। तो अभी यहाँ पे कौन कौन से हैं तो आप जानते हैं, यहाँ पे हमारे 3 हैं। पहला दक्षिण गंगोत्री नाम याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री के बाद भारती याद रखिएगा। ठीक है, भारती के बाद मैत्री याद रखिएगा। ये 3 हमारे रिसर्च स्टेशन जो हैं दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री, ये अंटार्कटिक में देखने को मिलते हैं। और जो हमारे हिमाद्री हमारा जो रिसर्च स्टेशन है ये हमारा आर्कटिक में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो हम मिशन करते हैं, चाहे आर्कटिक में शोध कर रहे हैं या अंटार्कटिक में हम शोध कर रहे हैं, तो ये जो हम शोध कर रहे हैं ये किस मिशन के अंतर्गत करते हैं? भैया इसके लिए एक मिशन चलाया जाता है जिसका नाम है पेसर। तो याद रखिएगा पेसर मिशन क्या है? पेसर मिशन विशेष रूप से ध्रुवों पर जो हम रिसर्च करते हैं, चाहे हम उत्तरी ध्रुव आर्कटिक की बात करें या दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक की बात करें, तो वो पेसर मिशन के अंतर्गत करते हैं, जिसका नाम फुल फॉर्म है पोलर एंड क्रायोस्फीयर स्कीम। ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत है। सिर्फ इतना याद रखो, पेसर मिशन किसका है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है। किसका है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि आजकल खेल घटनाक्रम बहुत पूछे जा रहे हैं तो खेल घटनाओं पर हमें नज़र बहुत अच्छे से रखनी है। आज हम बात कर रहे हैं विजय हरारे ट्रॉफी की। विजय हरारे ट्रॉफी की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि विजय हरारे ट्रॉफी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। विजय हरारे क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे, तो इन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। और पहली बार 1993 में इस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, उसके बाद से प्रतिवर्ष किया जाता है। अब विजय हरारे ट्रॉफी को जीता किसने है? तो सिर्फ इतना याद रखना है, विजय हरारे ट्रॉफी को जीता है हरियाणा ने। और हरियाणा ने हराया किसको? तो हरियाणा ने राजस्थान को हराकर ये खिताब जीता है। हरियाणा क्या था? विजेता था इसमें। हरियाणा विजेता था और इसने राजस्थान को हराया। राजस्थान इसमें क्या था? उप विजेता था। तो याद रखना है, राजस्थान उप विजेता था और हरियाणा जो है वो विजेता था। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? आयोजन कहाँ पे हुआ? आयोजन कहाँ पे हुआ? तो याद रखना है, आयोजन हुआ राजकोट में। तो राजकोट में ये आयोजन देखने को मिला है। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है, 19 विकेट यहाँ पे हर्षल पटेल ने प्राप्त किए हैं। ठीक है, हर्षल पटेल भारतीय टीम के भी खिलाड़ी हैं। हर्षल पटेल ने 19 विकेट प्राप्त किए हैं, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो सिर्फ इतना याद रखो, विजय हरारे ट्रॉफी को किसने जीता? हरियाणा ने जीता। किसको हराया? राजस्थान को हराकर हरियाणा ने ये ट्रॉफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं एक स्मार्ट सिटी की जिसका नाम है गेलीफू। GELEPHU। आपसे पूछा जा सकता है गेलीफू स्मार्ट सिटी
गेलीफू स्मार्ट सिटी, इसका संबंध कहाँ से है? गेलीफू स्मार्ट सिटी का संबंध कहाँ से है? तो आपको बता दें गेलीफू जो स्मार्ट सिटी है ये हमारे पड़ोसी देश भूटान में बन रही है। कहाँ पे बन रही है? भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? इनकी राजधानी है थिम्पू। और इनकी मुद्रा को क्या बोलते हैं हम? इनकी मुद्रा को बोलते हैं नगुल ट्रम। क्या बोलते हैं इनकी मुद्रा को? इनकी मुद्रा को बोला जाता है नगुल ट्रम। तो भूटान की राजधानी थिम्पू में भूटान के एक शहर है गेलीफू, जहाँ पे गेलीफू स्मार्ट सिटी शुरू की जा रही है और इनकी राजधानी है थिम्पू। इनकी मुद्रा का नाम है नगुल ट्रम। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, गेलीफू से लेकर कोकराझार, गेलीफू से लेकर कोकराझार तक एक रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है जिसकी लंबाई है 58 किलोमीटर। मतलब कि अब हम भूटान में भी रेल मार्ग का विस्तार कर रहे हैं। भूटान में भी रेल कनेक्टिविटी जो है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं और 58 किलोमीटर की ये परियोजना हमने प्रारंभ कर दिया है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, भूटान की जब हम बात कर रहे हैं तो भूटान के संदर्भ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। हमने आपको नेपाल से संबंध में बताया था, ये आपका होमवर्क है कि वो राज्य कौन से हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताओ। अगला फैक्ट है आनंद विवाह अधिनियम। क्या है? आनंद विवाह अधिनियम। सबसे पहली बात कि आनंद विवाह अधिनियम जो है, पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि आनंद विवाह जो अधिनियम है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा आनंद विवाह अधिनियम जो है ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है और अभी हाल ही में इसका जो विस्तार है इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। तो आनंद विवाह अधिनियम जो कि सिख धर्म से जुड़ा है इसको अब जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। और याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि जब आप शादी करते हैं तो 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। अब इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है, ठीक है। अगला फैक्ट और महत्वपूर्ण है, क्या है? गोवा दमन दीव मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? गोवा दमन दीव मुक्ति दिवस, ठीक है। आप जानते होंगे कि पहले गोवा और दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। गोवा और दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 30 मई 1987 को इन दोनों को अलग कर दिया गया और गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया और दमन दीव जो था इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। तो गोवा दमन दीव के बारे में ये जानकारी हो गया कि 30 मई 1987 को ये अलग हुए थे। अब मुक्ति दिवस की बात हो रही है, स्थापना दिवस की बात होती 30 मई हो जाता, मुक्ति दिवस की बात हो रही है। तो आपको बता दें कि गोवा और दमन दीव सबसे लास्ट में आज़ाद हुए थे, किससे? पुर्तगालियों से। और यहाँ पे सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी, वर्ष 1961 की बात थी। और महीने की बात करें तो 19 दिसंबर की बात थी, 19 दिसंबर 1961 की बात थी, जब भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन किया था और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के माध्यम से जो पुर्तगाली थे उनको भारत से बाहर खदेड़ा था। उसके बाद ही गोवा जो है ये भारत का राज्य बन पाया था और ये पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। एक लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है? आप जानते हैं कि भारत में यदि हम देखें हवाई क्षेत्र में, एयरलाइंस के क्षेत्र में, तो एक एयरलाइंस इन दिनों बहुत बढ़िया कर रही है जिसका नाम है इंडिगो। और इंडिगो का आधिपत्य भारतीय मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। और इंडिगो जो है ये पहली कंपनी बनी है, ध्यान रखिएगा, इंडिगो पहली कंपनी बनी है, इंडिगो पहली कंपनी बनी है जिसने एक दिन में 2000 फ्लाइट उड़ाए हैं। एक दिन में 2000 फ्लाइट उड़ाने का रिकॉर्ड जो है वो इंडिगो ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पिछले दिनों मैंने यह भी बताया था कि 500 एयरप्लेन के लिए इन्होंने ऑर्डर भी किया है, किसको? एयरबस को किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिगो की अभिभावक कंपनी कौन है? तो इसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन, ठीक है। इंटरग्लोब एविएशन क्या है? इंटरग्लोब एविएशन जो है
वो इंडिगो की अभिभावक कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ करंट अफेयर्स का जो ये सेशन था वो समाप्त हुआ। करंट अफेयर्स के सेशन के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जीएस खंड में। जीएस खंड में जीके हमारा हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, अब जीएस खंड की बात करने वाले हैं। जीएस खंड में आज हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जीएस खंड के अंतर्गत, जीएस खंड के अंतर्गत हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो मध्यकालीन भारत से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? मध्यकालीन भारत के इतिहास से हम कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास से हम आज चर्चा कर रहे हैं। डेली अलग अलग टॉपिक रहेगा, एक टॉपिक मध्यकालीन का समाप्त हुआ तो एक टॉपिक हम आधुनिक का समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम मध्यकालीन से चर्चा कर रहे हैं, या तो ऐसा कर लेते हैं कि आधुनिक से ही चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि आधुनिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आधुनिक से ही करते हैं, मॉडर्न से ही करते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से हम बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न क्योंकि यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले यदि तैयार किया जाए, इतिहास में तैयार किया जाए, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री किया जाए, आधुनिक भारत का इतिहास किया जाए। ठीक है, तो आधुनिक भारत की इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या बात आता है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम पुर्तगालियों को गोवा से भगाया था, तो ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हम शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं प्राचीन काल में यूरोप और भारत की जब हम बात करते हैं, यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो यूनानियों के साथ प्रारंभ हुए थे। प्राचीन काल में भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो यूनानियों के संबंध में प्रारंभ हुए थे। एशिया का जो अधिकांश व्यापार है वो विशेष रूप से अरब वासियों के हाथ में था। आप सब जानते हैं कि अरब वासियों का आधिपत्य था, ज़्यादातर एशिया के व्यापार पर अरब वासियों का आधिपत्य था, जबकि जो भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार है वहाँ पे जो इतालवी नागरिक थे, इतालवी जो व्यापारी थे उनका अधिकार था। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि 1453 ईस्वी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होता है। 1453 ईस्वी में क्या होता है, एक स्थान है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया, और कुस्तुनतुनिया नामक जो स्थान है, इस पे क्या हुआ, इस पे तुर्कों ने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर क्या है? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पे क्या है? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो आगे क्या देखने को मिलता है, क्योंकि ये बात कब की है? 1453 की। तो धीरे धीरे समय बीता और हम पहुंच गए 15वीं सदी। 15वीं सदी में देखने को मिलता है कि चाहे वो जहाज रानी निर्माण हो, चाहे वो जहाज रानी निर्माण हो या जहाज रानी निर्माण के साथ साथ नौ परिवहन, ठीक है, नौ परिवहन विज्ञान में, इन दोनों में क्या हुई, चाहे जहाज रानी निर्माण हो गया, नौ परिवहन विज्ञान, इनमें बहुत अच्छे से प्रगति आपको देखने को मिलती है। और आपको यह भी देखने को मिलता है पुर्तगाल के राजकुमार थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। कौन थे? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर कौन थे? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ये पुर्तगाल के राजकुमार थे। और इन्होंने क्या किया कि इनके प्रयास से जहाज के जो जहाज निर्माण क्योंकि बेहतर स्थिति में था, तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के प्रयास से भौगोलिक खोजों का जो कार्य था वो प्रारंभ हो गया, वो आसान हो गया। तो अब भौगोलिक खोजें होने लगी, और जब भौगोलिक खोजें आसान हुई तो क्या हुआ कि 1492 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। और कोलंबस कहाँ के निवासी थे? स्पेन के निवासी थे। तो जो एक कोलंबस भैया थे, इन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढना शुरू किया। भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढना शुरू किया। भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढना क्यों इन्होंने शुरू किया? क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। या तो ये करते कि युद्ध करते, युद्ध करने के बाद पुनः स्थल मार्ग से आगे बढ़ते, लेकिन उनके पास उतनी शक्ति भी नहीं थी, तो इन्होंने युद्ध करना बेहतर नहीं समझा और उसके मुकाबले इन्होंने नया रास्ता खोजने का ही विकल्प चुना। तो कोलंबस ने भारत की खोज करने के लिए 1492 ईस्वी में अपनी नाव पर बैठा
और इसने क्या कर दिया कि भारत खोजते खोजते कहाँ पहुँच गया, गलत दिशा में पहुँच गया और ये जा निकला अमेरिका, और इसने क्या किया, अमेरिका की खोज कर दी। फिर आगे देखने को मिलता है 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा कहाँ के थे, ये पुर्तगाली नाविक थे, पुर्तगाल के थे। तो वास्को डिगामा जो है, इन्होंने क्या किया कि उत्तर महासागरीय था उसका चक्कर लगाकर भारत के कालीकट पहुंचने में सफलता हासिल कर ली। कहाँ पहुंचे ये, कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचे। और इस समय जो ये आप कह सकते हो लगातार लोग व्यापारिक मार्गों की खोज कर रहे थे, उनका सिर्फ इतना था कि जो व्यापारिक मार्ग हैं उनकी जानकारी उनको मिले, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। अब आर्थिक लाभ अर्जित करना इनका उद्देश्य था। अब इसके बाद देखने को मिलता है कि जब भारत की बात करते हैं उस समय में 15वीं सदी में, तो भारत के पश्चिम में यदि हम बात करें, मालाबार तट पे बात करें, तो कालीकट, कोचीन, कालीकट, कोचीन। गुजरात में बात करें तो सूरत, भड़ौच, कैम्बे, ये कुछ प्रमुख बंदरगाह थे। तो उस समय भारत के पश्चिमी तट पे यदि हम बात करें तो कालीकट, कोचीन, सूरत, भड़ौच और कैम्बे ये प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। और इन्हीं में से कालीकट पर पहुंचने में सफलता किसने पाई, वास्को डिगामा ने। अब वास्को डिगामा ने सफलता पाई तो मतलब सबसे पहले भारत को किसने खोजा, पुर्तगाली खोजे। तो भैया यदि पुर्तगालियों ने खोजा निकाला है तो सबसे पहले लाभ भी कौन कमाएगा, पुर्तगाली कमाएंगे। तो यूरोपवासियों में सर्वप्रथम भारत में कौन आया, पुर्तगाली भारत आए। और आप जानते हैं कि यहाँ पे नाम आता है अब्दुल मजीद, ये भी याद रखिएगा, अब्दुल मजीद। क्या नाम आता है, अब्दुल मजीद। ऐसा बोला जाता है कि अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई की तिथि थी 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह पर जो एक स्थल का नाम है जिसका नाम है कप्पक डाबू, इस स्थल का नाम क्या है, कप्पक डाबू। तो कप्पक डाबू जो स्थान है वहाँ पर वास्को डिगामा जो है वो पहुँचा था। ठीक है, तो ये वास्को डिगामा पर कप्पक डाबू नामक जो स्थान है, वास्को डिगामा ने वहाँ पर अपना बेड़ा डाला था। अब कालीकट की जब हम बात करते हैं तो कालीकट का उस समय सम्राट हुआ करते थे एक हिंदू राजा, जिनकी उपाधि थी जैमोरिन, जिनको जैमोरिन की उपाधि दी गई थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया। ठीक है, किसका स्वागत किया, वास्को डिगामा का इन्होंने क्या किया, स्वागत किया। अब वास्को डिगामा का स्वागत किया तो वास्को डिगामा भी भाई स्वागत से अभिभूत हुआ। तो इसने क्या किया कि भारत से जाते समय, क्योंकि इसका तो पहला उद्देश्य यही था ना कि पहले हम मार्ग खोज निकालेंगे, मार्ग खोज निकालने के बाद फिर हम व्यापार करेंगे। तो जब इसने मार्ग खोज निकाला तो फिर अपने देश ये लोगों को वापस बताने के लिए जाने लगा। तो जब जाने लगा तो इसने अपने साथ मसालों को लेकर गया, ये अपने साथ मसालों को लेकर स्वदेश लौटा। और पूरी यात्रा व्यय निकालने के बाद ऐसा पाया इसने कि 60 गुना अधिक मूल्य इन मसालों का प्राप्त हुआ। मतलब यात्रा का पूरा खर्चा निकाल दिया, उसके भी बाद 60 गुना लाभ इसको देखने को मिला। और जब इतना लाभ प्राप्त हुआ तो निश्चित तौर पे 60 गुना यदि लाभ कहीं पे प्राप्त हो रहा है तो व्यक्ति दोबारा भी प्रयास करेगा और भी लोग जो सुनेंगे वो भी भारत की तरफ मूव करेंगे। तो इसके बाद देखने को मिलता है एक व्यक्ति जिनका नाम है पेड्रो अल्बरेज क्रेबल। क्या नाम है, पेड्रो अल्बरेज क्रेबल। तो पेड्रो अल्बरेज क्रेबल की जब हम बात करते हैं, ये 1500 ईस्वी में, याद रखिएगा 1500 ईस्वी में भारत पहुंचे। और ये भारत पहुंचने वाले दूसरे पुर्तगाली थे। याद रखिएगा दूसरा पुर्तगाली जो भारत पहुंचा वो कौन था, वो था पेड्रो अल्बरेज क्रेबल, ये दूसरा पुर्तगाली था। ठीक है, इनके बाद पुनः 1502 ईस्वी की बात आती है। 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डिगामा एक बार फिर से भारत आया, पुनः एक बार वास्को डिगामा फिर से भारत आया। तो ये 3 यात्रियों के नाम आपको याद रखने हैं। पहले यात्री वास्को डिगामा, दूसरे यात्री पेड्रो अल्बरेज क्रेबल, इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद फिर अब क्या है, क्योंकि पुर्तगाली धीरे धीरे भारत आने लगे, ठीक है, पुर्तगाली भारत आने लगे, तो आपको देखने को मिलता है कि अब यहाँ पे क्योंकि पुर्तगाली सरकार ने भी समझा कि अब भारत से व्यापार किया जा सकता है, वहाँ पे नियंत्रण किया जा सकता है,
तो उसको लेकर के एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को, अभी तक स्वतंत्र व्यक्ति आते थे लेकिन अब फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत आया। और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की जब बात करते हैं तो ये 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक ये भारत रहा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 से 1509 तक भारत रहा। अल्मीड़ा क्या था? अल्मीड़ा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था, पहला पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, अब प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि कौन सा पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत आया तो उसका नाम होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ना कि वास्को डी गामा। अब क्या हुआ कि जब ये भारत आया पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर, तो इन्होंने क्या किया, हिंद महासागर जो है उस पर नियंत्रण करने को सोचा, क्योंकि हिंद महासागर के माध्यम से ही लोग इधर पहुंचते थे। तो इन्होंने हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना चाहा, जिससे व्यापार जो है वो शांतिपूर्ण हो सके, और इसको इन्होंने नाम दिया ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, तो इस नीति को इन्होंने नाम दिया ब्लू वाटर पॉलिसी या शांति जल की नीति। शांति जल की नीति इसका नाम इन्होंने दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखने को मिलता है कि आगे चलकर 1508 ईस्वी में, क्योंकि अब हिंद महासागर पे यदि कब्जा ये कर लिए, हिंद महासागर पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया, तो क्या होगा कि जो पहले से जिनका नियंत्रण रहा होगा, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध होंगे। तो उसी क्रम में 1508 ईस्वी में अल्मीड़ा ने क्या किया, अल्मीड़ा ने अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को परास्त कर दिया। संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को परास्त कर दिया। और जैसे ही इन्होंने जो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक जो बेड़ा था, जिसमें मिस्र सेना थी, तुर्की की सेना थी और गुजरात का एक शासक था, इन्होंने जब इसको हराया तो क्या देखने को मिलता है कि इन तीनों शक्तियों को हार मिली। किससे? पुर्तगालियों से। और जब पुर्तगालियों से हार मिली तो पुर्तगालियों की जो सत्ता थी, आप कह सकते हो वास्तविक सत्ता की स्थापना यहीं से आपको देखने को मिलती है। इसके बाद 1509 का वर्ष आ जाता है और आप जानते हैं 1509 तक ही फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में था। इसके बाद अगला आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और ये 1509 से 1515 तक भारत में था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करें तो अल्मीड़ा के बाद जो अगला गवर्नर था वो था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अभी उसके बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया और 1510 ईस्वी में ही, आने के एक वर्ष के बाद ही, अल्बुकर्क ने क्या किया कि बीजापुर के जो सुल्तान थे, जिनका नाम था आदिल शाही, आदिल शाह या आदिल शाही, इनको हराया और गोवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा को जीत लिया। ठीक है, अब अल्बुकर्क ने क्या किया कि 1511 में, अब यहीं रुका नहीं है, 1511 में इसने क्या किया कि दक्षिण पूर्व एशिया की जो मजबूत या महत्वपूर्ण जलसंधि है, जिसका नाम है मलक्का, ठीक है, तो मलक्का जो जलसंधि थी उस पर भी नियंत्रण कर लिया। मलक्का जलसंधि पर भी नियंत्रण हो गया, गोवा पर भी अधिकार हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि फारस की खाड़ी पर स्थित एक जलसंधि जिसका नाम है हारमुज जलसंधि, तो ये जो हारमुज जलसंधि है इस पर भी 1515 ईस्वी में इन्होंने नियंत्रण कर लिया। अब अगर हारमुज आपके कब्जे में है, मलक्का आपके कब्जे में है, तो आप दक्षिण एशिया से भी व्यापार पे पूरा नियंत्रण रख रहे हो, और जो मिडिल ईस्ट जा रहे हैं हारमुज की मदद से, उन पर भी आप पूरा नियंत्रण रख रहे हो। तो अब क्या हो गया, धीरे धीरे इनका पूरा नियंत्रण हो गया। अब इसने एक चीज और किया, इसने क्या कर दिया कि भारतीयों में विश्वास बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपने जो लोग थे, जो पुर्तगाली लोग थे, जो भारत में रह रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उनको ये अधिकार दिया कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं। भारतीय
स्त्रियों से विवाह की इन्होंने क्या दे दी, अनुमति दे दी, भारतीय स्त्रियों से विवाह की अनुमति दे दी। और कुछ जो शक्तिशाली शासक थे उस समय के, जैसे विजयनगर शासक थे कृष्णदेव, उनके साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध इन्होंने बनाए रखा। तो बहुत ही चालाक थे, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ शासक थे, जिनकी तूती बोलती थी, तो उनसे मैत्रीपूर्ण संपर्क भी बनाए रखा। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि 1515 ईस्वी में इन्होंने गोवा में एक चर्च बनाया जिसका नाम रखा सेंट जेवियर। क्या नाम रखा, सेंट जेवियर। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गोवा में सेंट जेवियर चर्च का निर्माण किसने किया, पुर्तगालियों ने किया, ये आपको याद रखना है। अल्बुकर्क के बाद अगला जो आता है गवर्नर, उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा का नाम आता है। नीनो डी कुन्हा की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है 1529 की बात होगी, 1529 से 38 की बात आती है जब हम नीनो डी कुन्हा की बात करते हैं। और आप जानते हैं कि इससे पहले क्या था, इनका मुख्यालय कहाँ पे था, कोचीन में था। लेकिन जब नीनो डी कुन्हा आए तो इन्होंने कोचीन से इसको क्या किया, गोवा हस्तांतरित कर दिया। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन से गोवा को अपना मुख्यालय बनाया, तो नीनो डी कुन्हा का नाम याद रखने की जरूरत है। अब इन्होंने क्या किया, 1560 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या किया, ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की, ईसाई धर्म न्यायालय, ईसाई धर्म न्यायालय। और ईसाई धर्म न्यायालय की जो स्थापना इन्होंने किया वो कहाँ पे किया, वो गोवा में किया। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को क्या कहा जाता था, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को क्या कहा जाता था, याद रखना है, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्तादो द इंडिया कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इतनी जानकारी आपका हो गया। इसके बाद फिर अगली जो बात आती है वो बात आती है डचों की। लेकिन डचों पर आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे कुछ फैक्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन उन फैक्टों की बात हम कल के सेशन में आपसे करेंगे। तो आज के लिए हमने पुर्तगालियों को अच्छे से पढ़ा है, तो पुर्तगालियों के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब अगली जो चर्चा होगी वो डचों के बारे में चर्चा होगी, और डचों के बारे में हम फिर डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ के खंड की। किसकी बात करेंगे, मैथ की हम बात करने वाले हैं। और मैथ में जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो लाभ और हानि से हम चर्चा करने वाले हैं। लाभ और हानि से हम चर्चा करने वाले हैं। लाभ क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इसी तरह से हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, और प्रतिशत हानि बराबर यदि हम पूछ लें तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब आज का पहला प्रश्न जो हम देखने जा रहे हैं, प्रश्न क्या है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। एक फुटकर व्यापारी, एक फुटकर व्यापारी, एक फुटकर व्यापारी 20 पेन को, एक फुटकर व्यापारी 20 पेन को 40 रुपये में खरीदता है, 40 रुपये में खरीदता है। एक फुटकर व्यापारी 20 पेन को 40 रुपये में खरीदता है और 15 पेन को 40 रुपये में बेचता है, और 15 पेन को 40 रुपये में बेचता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। एक फुटकर व्यापारी 20 पेन को 40 रुपये में खरीदता है
और 15 पेन को 40 रुपए में बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? ठीक है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या बोला जा रहा है। 20 पेन की कीमत कितनी है? 20 पेन की कीमत, 20 पेन की कितनी कीमत है? 40 रुपये। 20 पेन की कीमत 40 रुपये। एक पेन की कीमत क्या हो गई? एक पेन की कीमत क्या हो गई? एक पेन की कीमत क्या हो गई? 40/20 इक्वल टू 2 रुपये। तो एक पेन की कीमत कितनी हो गई? 2 रुपये। अब इसी में देखें तो 15 पेन का विक्रय मूल्य क्या है? 15 पेन का विक्रय मूल्य, तो 15 पेन का विक्रय मूल्य क्या है? 40 रुपये। एक पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा? 40/15 बराबर कितना हो गया? 5 3 15, 5 और 40, 8/3। 8/3 बराबर 3 दूना 6, ये आ जाएगा लगभग 2 समथिंग आएगा, लेकिन 8/3 ही अभी रखते हैं। ठीक है, 8/3 रुपया हो गया क्या? एक पेन का विक्रय मूल्य। अब यहाँ से एक चीज़ समझना है कि इसको लाभ होगा या हानि। तो लाभ यदि हम मानते हैं लाभ होगा तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 8/3 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ गया? 2/3। ठीक है, ये कितना आ गया? 2/3। अब अगर 2/3 लाभ हो रहा है और हम लाभ प्रतिशत पूछ लें या प्रतिशत लाभ पूछ लें तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो लाभ हो गया आपका। क्रय मूल्य क्या है एक पेन का? 2 रुपया, तो 2 हो गया। अब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा? इसको हल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 2/2 गुणे 3 गुणे 100। 2 से 2 कट गया, आपका आ गया 100/3। 100/3 का मतलब 33.33%। तो लगभग कितना है? 33.33%। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, ये तो आपका हो गया 33.33%। अब आगे क्या आपको याद रखने की जरूरत है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न और इस तरह का देख लेते हैं। ठीक है, या फिर से एक बार इसको हम समझ लेते हैं, जिनको ना समझ में आया हो तो यदि आपका कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है इसमें कि एक फुटकर व्यापारी 20 पेन को 40 रुपये में खरीदता है। एक फुटकर व्यापारी है और ये 20 पेन को कितने में खरीद रहा है? 40 रुपये में खरीद रहा है और 15 पेन को 40 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे पेन का क्रय मूल्य और पेन का विक्रय मूल्य आपको दिया गया है। उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है कि कितना लाभ यहाँ पे उसको हो रहा है। तो जब लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम देख लेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर कि इसको लाभ हो रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं कि 20 पेन का क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपया। एक पेन का कीमत कितना आएगा? 40/20 बराबर 2 रुपया। अब इसी तरह से 15 पेन का विक्रय मूल्य कितना होता है? 40 रुपया। 15 पेन का क्रय मूल्य क्या होता है? 40/15 बराबर 8/3। ठीक है, 8/3 रुपया। अब हमने देखा कि एक पेन बेच रहा है 8/3 रुपये में और एक पेन खरीद कितने में रहा है? 2 रुपये में। तो हमने देखा लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 8/3 माइनस 2 बराबर 2/3। ये हमने देखा क्या हो रहा है? ये 2/3 क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यदि लाभ 2/3 हो रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य। तो लाभ 2/3 गुणे 100/क्रय मूल्य 2, और हल करके यहाँ पे हमने देख लिया कि 100/3 बराबर 33.33%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखने को मिलता है, ये भी कुछ इसी तरह का प्रश्न है, ध्यान से देखना है। बोला गया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा?
25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम क्या लिखेंगे, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक, अब अगर 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना हो रहा है, कुल लाभ कितना हो रहा है, कुल लाभ हो जाएगा 25 माइनस 20 बराबर 5 वस्तुओं का। लाभ कितना हो रहा है, 5 वस्तुओं का लाभ आपको देखने को मिल रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 20। ठीक है, तो अभी इस आधार पे देखोगे तो 1/4 गुणे 100 बराबर कितना हो गया 25%, मतलब लाभ 25% होगा। अब आप देख रहे होगे जिसको ये ना समझ में आया है कि 20 यहाँ पे क्यों रखे हैं, तो देखो ना 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने के बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब हम लाभ निकालेंगे तो इसी पे तो निकालेंगे ना, तो यही हो गया 5/20 गुणे 100 बराबर 25%। ठीक है, चलिए अगला एक और सवाल देख लेते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को हम विराम देंगे, इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको देखें। अगला प्रश्न है 144, देखो ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। 144 बाईसाइकिल, 144 बाईसाइकिल बेचने पर, 144 बाईसाइकिल बेचने पर जॉन को 6 बाईसाइकिल के विक्रय मूल्य की हानि हुई। 6 बाईसाइकिल की विक्रय मूल्य की हानि हुई। क्या बोला जा रहा है, 144 बाईसाइकिल बेचने पर जॉन को 6 बाईसाइकिल के विक्रय मूल्य की हानि हुई, उसका प्रतिशत हानि क्या है, उसका प्रतिशत हानि क्या है। ठीक है, अब उसका प्रतिशत हानि पूछा जा रहा है। 144 बाईसाइकिल बेचने पर जॉन को 6 बाईसाइकिल के मूल्य की हानि हुई है, उसकी प्रतिशत हानि क्या है, ये आपसे बोला जा रहा है। अब अगर उसकी प्रतिशत हानि के बारे में बात हो रही है तो इसको खूब अच्छे से समझने की जरूरत है क्योंकि प्रश्न अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप देखोगे, यदि यहाँ पे आप समझ रहे होगे इस प्रश्न में, तो 144 बाईसाइकिल बेचने पर, ध्यान दीजिएगा, 144 बाईसाइकिल बेचने पर कितनी हानि हो रही है, जॉन को 6 बाईसाइकिल की हानि हो रही है। कितना बेचने पर, 144 यदि वो बेच रहा है तो उसको 6 की हानि हो रही है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो हानि प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब हानि कितनी हो रही है, 144 बेचने पर कितनी हानि हो रही है, 6 हानि हो रही है, तो हानि 6 हो गया। कितना बेचने पर, 144, तो इसमें आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य 144 प्लस 6 गुणे 100। ठीक, क्या बोला जा रहा है, 144 बाईसाइकिल बेचने पर 6 की हानि हो रही है, तो 144 बेचने पर कितनी हानि हो रही है, 6 की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य क्या हो गया यहाँ पे कि भैया यदि हम 150 इसमें खरीदते हैं तो हमें 6 की हानि हो रही है, इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो हम क्या देख लिए कि हानि 6 हो गया और क्रय मूल्य के स्थान पे क्योंकि 6 की हानि हो रही है 144 बेचने पे, तो 144 प्लस 6 गुणे 100, तो यहाँ पे क्या आ गया 6/150 गुणे 100। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या आ गया 60/15, मतलब 15 चौका 60, 4%, 4% की हानि होगी। और बहुत आसानी से हमने इस प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो इसी तरह से चीज़ों को करना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, बाकी कहीं भी आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो वो आप बताइएगा, अवश्य बताइएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो सेशन है, इस सेशन के माध्यम से आपका चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बीएसएससी का एग्ज़ाम हो या अन्य स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम
जहाँ पर करंट अफेयर से पूछा जाता हो, जहाँ पे जीएस पूछा जाता हो, जहाँ पे जीके पूछा जाता हो, जहाँ पे मैथ पूछा जाता हो, तो वहाँ पे आप अपना 100% दे पाओ, 100% दे पाओ। ये हमारा इस सेशन के माध्यम से प्रयास है। और हमारा प्रयास यह भी रहेगा कि आप सभी जो भी सेशन देख रहे हो इसका प्रॉपर नोट्स भी बनाते हुए चलो। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखना है नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो नोट्स आपके कई तरीके से बनते हैं, लेकिन एक जीएस का बना लो, आप एक जीएस की कॉपी बना लो, एक जीके की कॉपी बना लो, और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको पेज बोला है कि पेज वार नोट्स बनाओ। पेज का मतलब क्या है कि जैसे एक राष्ट्रीय का पेज बना लिया तो राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ नोट कर लो, फिर एक अंतर्राष्ट्रीय पेज आपने बना लिया, अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे नोट कर लिया। फिर एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस टेक का बना लो जिसमें आप इसरो से संबंधित घटनाक्रम नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद डीआरडीओ से संबंधित घटनाक्रम नोट कर लो, और जो हमारे अन्य संस्थान हैं उनसे संबंधित जो डेवलपमेंट है वो आप यहाँ नोट कर लो, आईआईटी से संबंधित जो डेवलपमेंट है वो आप यहाँ पे नोट कर लो। इसी तरह से एक पेज आप बना लो हेल्थ का, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित जो अपडेट आए उसको एक जगह नोट कर लो। राज्य का एक पेज अलग से बना लो, एक पेज का मतलब राज्य अलग अलग नोट कर लो, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो इस तरह से बना लो, अलग अलग पेज बना लो। और यूपी की घटना है तो यूपी में जाके नोट कर लो, बिहार की घटना है बिहार में जाके नोट कर लो। इसी तरह स्पोर्ट का, खेल का एक अलग पेज बना लो, खेल घटनाक्रम है तो उसी पेज में जाके नोट करो। तो इससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी भैया, इससे आपको याद करने में सहूलियत होगी यदि इस तरह से आपने करंट अफेयर्स को डिवाइड कर लिया। बाकी जीएस और जीके के लिए एक एक कॉपी बना लो, क्योंकि जैसे हम जीके अभी पढ़ रहे हैं, मान लो हम कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ना, तो कॉन्टिनेंट पूरा देखेंगे। अभी एशिया देख रहे हैं, एशिया के बाद अफ्रीका देखेंगे, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सभी कॉन्टिनेंट देखेंगे, हम सभी महाद्वीपों को देखेंगे। तो जब जीके का एक अलग कॉपी होगा, क्योंकि क्रम से हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आज हमने महाद्वीप पढ़ लिया कल हम संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक टॉपिक खत्म होगा तभी दूसरा होगा, तो जीके का भी प्रॉपर नोट्स आपका बनता रहेगा। और जीएस में जैसे हमने देखा आज यूरोपीय कंपनियों से आगमन से शुरुआत किया है, तो मतलब क्या है कि जीएस में भी हम व्यवस्थित क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका भी प्रॉपर आपका नोट्स बनता रहेगा। और यदि आप नोट्स बनाते हुए चलते हैं भैया, आप बात मानो मेरी, आपको इतना अच्छा और फ्री में, मुफ्त में शायद ही कहीं पर इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल पाए। ये तब समझ में आएगा जब कम से कम 4 से 5 माह आप हमारे साथ रेगुलर रहते हो, नियमित रहते हो, और उसके बाद किसी प्रश्न पत्र को देखते हो, किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखते हो, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज अपनी चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सब तैयारी भी विधिवत सही दिशा में कर रहे होंगे। तो अब इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।